नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब कवि नालिशा अंजलि मामी के कमरे में आती है तो कवि नालिशा उन्हें अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। कवि नालिशा की ये बात सुनकर अंजलि मामी भी अब अपने ही ख्यालों में चली जाती है कि किस तरह से सालों पहले राजीव गुलेरिया भी उसे ऐसे ही बाहर लंच के लिए मनाता था जब वो उन्हें मना कर देती थी। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अंजलि मामी कहती है कि ठीक है, फिर चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि वो कवि नालिशा की इतनी रिक्वेस्ट को देखकर अब उन्हें मना नहीं कर पा रही थी। वैसे भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्यों उसका कवि नालिशा के साथ एक अलग से ही एक लगाव सा होता जा रहा था। उनकी बात को वो चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अंजलि मामी की हामी सुनते ही अब कवि नालिशा कहती है कि ठीक है, फिर अगर आप सच में चल रही हैं तो फिर मैं आपके लिए आपके कपड़े निकाल देती हूँ जो आपको पहनकर मेरे साथ चलना है, अगर आप हमें उसकी परमिशन दे तो। कवि नालिशा की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब अंजलि मामी की परमिशन मिलते ही कवि नालिशा भी अब जल्दी से उनके कबर्ड को खोलती हैं और उनके कबर्ड में जितना भी कलेक्शन था अब उन्हें वो बड़े ही ध्यान से देखने लगती हैं कि आज के लंच के लिए उन्हें अंजलि मल्होत्रा के लिए कौन सी ड्रेस को चूज करना है। कवि नालिशा जब अंजलि मामी के कपड़ों को देखती है कबर्ड में तो वो उनमें से ज्यादातर कपड़ों को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हालांकि उस कबर्ड में सारे ही कपड़े अपने आप में बड़े ही यूनिक थे, लेकिन कवि नालिशा उन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें देख रही थी। तो जब उन्हें उनमें से कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे तो तब उसकी नजर अब एक ब्लू कलर की साड़ी पर जाती है, जिसे वो अपने हाथों में जल्दी से उठाती है। उस साड़ी को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद अब वो उसे अपने हाथों में लेकर अंजलि मामी के पास लेकर जाती है और कहती है, हमें उन सारे ही कपड़ों में ये सबसे अच्छी लग रही है, आपको पसंद है क्या ये? क्या आप मेरे लिए इसे पहनेंगी? ये सुनते ही अब अंजलि मामी अब कवि नालिशा को हैरानी से देखने लगती है। अब यहाँ पर अंजलि मामी अब यही सोचती है कि सब कुछ इतना मैच कैसे हो सकता है, लेकिन वो अभी कुछ कहती नहीं है, क्योंकि अभी वो जानती थी कि हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, इसलिए वो ज्यादा न सोचते हुए वो अब कवि नालिशा से उस साड़ी को लेकर अपने बाथरूम की तरफ चली जाती है और जाते हुए कहती है कि हाँ, ये लगता है मेरे ऊपर बहुत ही खिलेगी। वहाँ दूसरी तरफ अभी तक आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों ही अब तक अनिका के रूम के बाहर खड़े थे। वो अब तक वहाँ पर पहुंच चुके थे। दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। तभी आकाश ने एक गहरी लंबी सांस ली और अब उसने हिम्मत जुटाते हुए फिर उसने दरवाजे को नॉक किया, क्योंकि उन दोनों को ही बड़ा अजीब लग रहा था कि वो अनिका को अपने साथ चलने के लिए कैसे कहेंगे, क्योंकि अनिका के ऊपर पता नहीं अभी क्या बीत रही होगी, वो अंदर से क्या फील कर रही होगी। भले ही वो हम लोगों को कुछ नहीं बता रही है, लेकिन वो अपसेट तो जरूर ही होगी, इसलिए वो हिचकिचा रहे थे उसके दरवाजे को नॉक करने के लिए। लेकिन अब आकाश ने बड़ी हिम्मत करके अब दरवाजे को नॉक किया। कुछ देर तक नॉक करने के बाद जब उन्हें अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तब वो दोनों अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर अनिका अपने कमरे का दरवाजा खोल क्यों नहीं रही है, क्या वो ठीक तो है या नहीं। अब दोनों को ही अनिका को लेकर बड़ी ही चिंता हो रही थी, इसलिए अब एक बार फिर से अब वो दरवाजे को नॉक करके देखते हैं कि हो सकता है उसकी आंख लग गई हो, इसलिए वो दोबारा से अब दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें जवाब नहीं मिलता। लगातार कुछ देर तक अब दरवाजा नॉक करने के बाद जब किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो वो अब उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, जो उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। यहाँ मयूर गुलेरिया अब आकाश से कहता है कि क्या करें, अब अनिका दी तो हमारे लिए दरवाजा खोल ही नहीं रही है, वो ठीक तो होगी ना आकाश? मुझे तो बड़ी ही चिंता हो रही है, पता नहीं, क्योंकि हमारी बहन हमसे कुछ शेयर भी तो नहीं कर पा रही। अगर वो हमारे से कोई भी बात शेयर करे, अपनी इमोशंस को दिखाए तो हमें समझ में भी आए कि आखिर उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब हम क्या करें, पता नहीं वो अंदर कैसी होगी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। इतना कहते ही अब मयूर एकदम से ही चुप हो जाता है और अब
फिर जब वो आकाश के चेहरे पर देखता है तो आकाश के चेहरे पर भी सेम वही सवाल थे जो मयूर ने अभी उससे कहा था। इसलिए अब आकाश का भी हुलिया देखकर अब मयूर फिर से कहता है, चल एक काम करते हैं, क्यों ना हम करण अंकल से ही बात करते हैं कि आखिर अनिका दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। शायद अब करण अंकल ही इसमें हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले कि अब वो दोनों यहाँ से जाने की सोचते वे दोनों, तभी दोनों के ही कानों में अब दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जैसे अब उन्हें दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो वो दोनों अब वहीं पर ही अपने पैरों को रोक लेते हैं और दरवाजा खुलने के बाद जब वो दोनों पलटते हैं तो उन्होंने देखा कि सामने अनिका ही थी। अनिका ने ही दरवाजा खोला था। अनिका को दरवाजा खोलता हुआ देखकर अब उन दोनों ने ही एक चैन की सांस ली कि फाइनली अनिका ठीक है, क्योंकि इस कुछ ही मिनट के अंतराल में न जाने उन दोनों के दिमाग में कौन कौन से ख्याल आने लगे थे अनिका को लेकर। लेकिन अब उन्होंने भगवान का शुक्रगुजार करते हुए अब मयूर अनिका से कहता है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी अनिका? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मयूर की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तब मयूर कहता है कि हम कितनी देर से तो तुम्हारे दरवाजे को नॉक कर रहे थे। हाँ, एक पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ। इतना कहने के बाद अब मयूर अपने शब्दों को वहीं पर अधूरा ही छोड़ देता है। लेकिन अनिका उसके शब्दों का मीनिंग अच्छे से समझ चुकी थी। इसलिए अब अनिका मयूर को शांत कराते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं बस बाथरूम में थी। बुलाओ, मैं बाथरूम से आकर कैसे दरवाजा खोलती? क्या हुआ है? क्या कोई बात है क्या? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब आकाश अनिका से कहता है, अनिका वो क्या है ना कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी कहीं पर जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। आकाश की ये बात सुनते ही अब अनिका एक पल के लिए तो हैरानी से दोनों को देखती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और कौन कौन जा रहा है? और पहले ये बताओ कि हम सब जा कहाँ रहे हैं, उसके बाद ही मैं उसी तरह से मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे जाना है या नहीं। इस बात का जवाब देते हुए अब आकाश गुलेरिया कहता है कि हम बस तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे लिए बस एक सरप्राइज है, और हाँ बस जल्दी से रेडी हो जाओ, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में गाड़ी में बता दूंगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और हाँ तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ अनिका कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है और तुम्हारे पास काम भी ज्यादा ही होगा, लेकिन एज ए रिक्वेस्ट मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के साथ चलो। अपने भाइयों की ये जिद देखकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब अनिका के पास भी ना करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आकाश ने बड़े ही फोर्सफुली एक भाई की तरह प्यार जताते हुए अनिका से कह दिया था कि तुम मना नहीं कर सकती हो, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। और इसलिए अब वो उन दोनों की बात को मानते हुए अब वो दोनों से ही कहती है कि ठीक है, मुझे बस 15 मिनट दो, मैं बस रेडी होकर अभी नीचे आती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश और मयूर दोनों ही हाँ में अब अपना सिर हिला देते हैं, और फाइनली अब उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि शायद अनिका उनके साथ वहां पर लंच के लिए नहीं चलेगी। लेकिन अब जब अनिका ने हाँ भर दी थी तो अब उनके चेहरे पर एक स्माइल थी कि फाइनली उनकी दीदी मान गई है। आकाश और मयूर भी दोनों ही भाव में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ अनिका भी अपने रूम का दरवाजा वापस से बंद कर देती है, और अब यहाँ पर मयूर गुलेरिया और अब आकाश दोनों ही अब ग्राउंड फ्लोर पर ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही अब वो अनिका के साथ जाने वाले थे। साथ के साथ अब वो यहाँ पर रानी आलिशा और अंजलि मल्होत्रा के भी आने का भी इंतजार करते हैं, और फिर वो सभी यहाँ पर ही अब उन अनिका का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कविन आलिशा ने भी अंजलि मामी को पूरी तरह से ही तैयार कर दिया था, क्योंकि अभी अंजलि मामी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें तैयार होने में कविन आलिशा ने खुद हेल्प की थी। कविन आलिशा अब अंजलि मामी से कहती हैं, एक बार नजर उठाकर मिरर में तो देखिए, आंटी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। कविन आलिशा ने आज अपने हाथों से अंजलि मामी को सजाया था। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा ने जब खुद को मिरर में देखा तो अब वो खुद को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि आज कविन आलिशा ने उनका बहुत अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ था। एक पल के लिए तो अंजलि मल्होत्रा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सच में वो इतनी खूबसूरत है, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा को सादगी ज्यादा पसंद थी। उसने कभी इतना मेकअप नहीं किया था।
कविन आलिशा ने अंजलि को वैसे ही तैयार किया था जैसे अंजलि राजीव को पसंद थी। इससे पहले कि अंजलि कुछ भी कहती कि तभी उसके कानों में अब कविन आलिशा की आवाज आती है। वो अंजलि मामी से कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे, लेकिन बाय गॉड आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन आपने आंटी अभी तक मुझे बताया नहीं कि मैंने आपका जो मेकअप किया है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे लिए ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये मेकअप पसंद नहीं आया हो, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। कविन आलिशा की हर एक चीज पर अंजलि मामी को बड़ा ही हैरान हो रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ राजीव की पसंद का कैसे चल रहा है। लेकिन अब वो ज्यादा ना सोचते हुए वो कहती है कि सच में रानी साहिबा आपके अंदर ये हुनर भी है, ये मुझे नहीं पता था। आपने सच में बहुत ही अच्छा किया है। मुझे तो खुद की ही शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा कि सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ। ये सुनते ही अब कविन आलिशा फिर से कहती है ठीक है फिर आंटी हम बाकी की बातें बाद में करते हैं, अभी चलिए। कविन आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी अपने सेंस में आती है और फिर वो कहती है चलिए रानी साहिबा, और वो अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। और कुछ ही देर के बाद अब कविन आलिशा और अंजलि मामी दोनों ही अब अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास जाने लगते हैं। अब तक अपने रूम में अनीका भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी। आज अनीका ने एक बेबी पिंक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में एक साड़ी पहनी हुई थी। एक हाथ में उसने चूड़ियां डाली हुई थी तो दूसरे हाथ में उसने अपने वॉच को कैरी किया हुआ था। अनीका ने अपने बाल खुले रखे हुए थे और उसने अपनी मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया हुआ था जो सिर्फ नाम मात्र का था, और उसके माथे पर एक बिंदी भी थी। अपने आप को अब मिरर में चेक करने के बाद जब अनीका पूरी तरह से रेडी हो जाती है तो वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। जब वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती है तो सामने आकाश, मयूर, कविन आलिशा और अंजलि मामी को देखकर अब वो जल्दी से उनके पास जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब वो जब से सबके सामने जाती है तो उसे देखकर अब सब हैरान हो जाते हैं। मयूर अब अनीका के कंधे पर हाथ रखकर कहता है अनीका तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझे सच सच बताओ तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना? तुम कुछ बात अपने मन में दबा कर तो नहीं बैठी हो ना? देखो तुम सच को एक्सेप्ट कर चुकी हो ना? मुझे सच सच बताओ क्योंकि मुझे तुम्हें लेकर अब डर लगने लगा है। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अनीका कहती है कि मयूर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा विश्वास करो, और हाँ मेरे ख्याल से अब हमें जल्दी से चलना चाहिए इससे पहले कि बच्चे हमें यहाँ पर देख लें। इस वक्त वो तीनों अपनी दादी माँ के साथ हैं और मैं नहीं चाहती कि बच्चे मुझे देखें और वो सोचे कि हम उन्हें लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं। अनीका की इस बात को सुनकर इससे पहले कि मयूर कुछ कहता कि तभी उसे आकाश रोक लेता है इशारा करके। अब आकाश कहता है कि मेरे ख्याल से रानी साहिबा को मिसेज अंजलि मल्होत्रा के साथ गाड़ी में जाना चाहिए और उनके पीछे हम तीनों ही आते हैं। अपनी बात को कहते हुए अब आकाश कविन आलिशा से कहता है कि आप अपने हिसाब से उस रूम को बुक कर लीजिएगा जहां पर अंजलि मामी होगी। आकाश की ये बात सुनकर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। उसके बाद ही अब वो अंजलि मामी से कहती है कि हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए आंटी। ये सुनते ही वहां पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो सभी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सभी अभी बेसमेंट में चले जाते हैं और अब वो एक गाड़ी में यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के साथ कविन आलिशा थी तो वहीं दूसरी गाड़ी में आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया और अनीका बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों ही गाड़ियां अब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अपने पैलेस में राजीव गुलेरिया भी अपने रूम में मिरर के सामने तैयार हो रहा था क्योंकि राजीव गुलेरिया भी उस अंजलि मल्होत्रा के मैसेज के अनुसार पूरी तरह से तैयार था। साथ ही साथ उसे अब इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि आखिर अंजलि ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। उसने बस उसे एक मैसेज ही ड्रॉप क्यों किया। उसने बस मैसेज से ही बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि पहले तो वो जब उसे कुछ भी बात कहनी होती थी तो वो मुझे कॉल कर लेती थी, लेकिन आज कल उसने कॉल क्यों नहीं की, उसने मुझे मैसेज पर ही क्यों बुलाया। एक पल के लिए तो आरजे के दिमाग में एक डाउट आता है, लेकिन अब अपने डाउट को दूर करते हुए अब वो फिर से अपना ध्यान होने लग जाता है। लेकिन फिर से उसका ध्यान जाता है कि क्या वो आकाश का सच जानती है। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता होगा।
एक पल के लिए आरजे सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंजलि को आकाश के सच के बारे में पता चल चुका हो या उसे पहले ही पता लगा हो। क्या पता वो मुझे टेस्ट कर रही हो। लेकिन फिर उस बात को नकारते हुए वो सोचता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों तक तो मुझसे वो रिक्वेस्ट करती आ रही थी कि अपने बेटे के लिए कि उसे ढूंढ दो। अगर सच में उसे उसके बारे में पता होता तो वो फिर मुझसे रिक्वेस्ट क्यों करती, वो मुझसे बात क्यों करती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तरह उसे भी कुछ पता ना हो। मुझे इस बारे में करण से बात करनी होगी। उसे अब करण के पास ही मेरे सारे ही सवालों का जवाब है। करण को अब मेरे सवालों का जवाब हर हाल में देना ही होगा कि आखिर इतने सालों तक उसने मुझसे सच को क्यों छुपाया और मेरे होते हुए मेरे बेटे की कस्टडी उसने अनुपम गुलेरिया और चारू को क्यों दे दी थी। अगर करण सब कुछ जानता था तो उसने मुझसे आकर एक बार बात तो की होती। वो मुझसे बात भी तो आकर सकता था। यही सब सोचते हुए अब राजीव गुलेरिया ने जल्दी से अपने फोन को उठाया और अब वो अपने फोन से करण गुलेरिया को कॉल लगा देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से अब आवाज आती है हेलो, तो करण की ये आवाज सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम कहाँ हो इस वक्त, मुझे तुमसे कुछ काम है। राजीव का अब इतनी दिनों बाद फिर से फोन को दाता हुआ देखकर अब राजीव की इस बात को सुनकर अब करण कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। काम की बात करो, क्यों फोन किया है तुमने मुझे, क्योंकि तुमने बिना काम से तो मुझे कॉल नहीं किया होगा। ये सुनते ही अब राजीव कहता है कि या तो तुम पेरिस आ जाओ मुझसे मिलने के लिए या फिर मैं ही इंडिया आ जाता हूँ। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब करण हैरान, एक पल के लिए तो हैरान होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि राजीव अब उससे मिलना चाहता है। एक पल के लिए तो करण गुलेरिया के भी दिमाग में आता है कि कहीं उसे आकाश के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन वो फिर से अपनी हैरानी को अपने तक ही रखते हुए अब वो उससे कहता है सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकता और ना मैं अभी तुमसे मिल सकता हूँ। वैसे राजीव मुझे एक बात बताओ कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो तुम अब मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे हो, क्योंकि जरूर कोई ना कोई बात तो है, नहीं तो तुम और मुझसे मिलने के लिए तड़पो ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अपने भाई की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि कोई जरूरी बात है इसलिए ही तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही अब करण फिर से कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। करण की ये बात सुनकर अब राजीव एकदम से ही गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियों को भींच लेता है। हालांकि वो करण के सामने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने देता फोन पर, लेकिन अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए वो अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर वो गुस्से में ही अब वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब राजीव अपने आप को खुद को कंट्रोल करते हुए अब वो यही सोचता है कि आखिर इस करण में इतना एटीट्यूड क्यों है। एक तो इसने मेरे प्यार के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और ऊपर से इसका एटीट्यूड तो देखो। अब जब मैं इससे मिलना चाहता हूँ तो ये इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। फिर अब वो इन्हीं बातों को छोड़ते हुए सोचता है वैसे मुझे अभी अंजलि से मिलने के लिए जाना है। एक तो इस अंजलि का भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। खैर देखते हैं, क्योंकि अब तो मुझे उसके पास ही जाकर पता चलेगा कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। और इसलिए सबसे पहले अब अपने वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब वो अपने कमरे से निकलकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही अब राजीव गुलेरिया यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की तरफ पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर शीला और दमयंती दोनों ही कोई जरूरी बात कर रही थी। जब दमयंती की नजर जब राजीव गुलेरिया पर जाती है तो अब वो उसे कहती है मैं रानी साहिबा से अपनी बेटी को वापस लेना चाहती हूँ राजीव, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या तुम इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हो क्या। दमयंती देवी की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है कि हाँ हेल्प तो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें कैसे क्या करना होगा। अब राजीव की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हो, बताओ ना, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। दमयंती को इतना जल्दबाजी में देखकर अब राजीव कहता है कि तुम एक काम करो, तुम रानी साहिबा से अपनी बच्ची को वापिस अगर लेना चाहती हो तो तुम उसके लिए एक एप्लीकेशन उन्हें सेंड कर दो। एप्लीकेशन उनके पास सेंड कर दोगी तो इस बात का फैसला रानी साहिबा अपनी सभा में ही करेगी। तुम उन्हें एप्लीकेशन दे दो कि तुम्हें प्रिंसेस लतिका की कस्टडी चाहिए है और अगर वो उसे अपने पास रखना चाहेंगी या अगर ऑप्शन में अगर वो हमें प्रिंसेस लतिका नहीं देती है तो फिर तुम उनके लिए ये ऑप्शन रखना कि फिर हम सब भी राजमहल में लतिका के साथ ही रहेंगे
और हाँ, उस एप्लीकेशन में अपने साथ साथ तुम मेरा नाम भी लिख देना, क्योंकि कवि नालिशा एक सिंगल पेरेंट्स है तो हमें आसानी से लतिका की कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि अगर तुम उसमें अपना अपना नाम लिखोगी तो फिर तुम्हें उसमें उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी। और हाँ, कोशिश करना कि ये राज्यसभा जल्द से जल्द हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये राज्यसभा इतनी जल्द होनी चाहिए कि कॉलेज के मिशन से पहले ही ये राज्यसभा हो जाए, क्योंकि उसमें फिर कवि नालिशा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर कवि नालिशा हमें प्रिंसेस लतिका को दे देंगी तो फिर वो कॉलेज के जो मिशन है हमारा उससे देखकर वो फिर उस मिशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो हमें किसी हमारे मिशन में रोक भी नहीं पाएंगी। वो बस प्रिंसेस लतिका के बारे में ही सोचती रहेंगी। और अगर बाई चांस वो हमें प्रिंसेस लतिका की कस्टडी नहीं देती है तो ये भी हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फिर हमें अपनी एप्लीकेशन के में लिखी हुई शर्तों के अनुसार फिर हम सब राजमहल में ही रहेंगे, जिससे फिर हम कॉलेज के मिशन पर और भी अच्छे तरह से ध्यान दे पाएंगे और साथ के साथ राजमहल में होने वाली हर एक एक्टिविटी पर भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो वो कॉलेज के मिशन से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि फिर हम उस कॉलेज पर अटैक करें और हम उस मिशन में जीत जाएं। बस एक बार हमारा ये मकसद पूरा हो जाए फिर रानी साहिबा को तो खुद ही फिर रानी साहिबा तो प्रजा को नियंत्रण में देखकर वो खुद ही अपनी इस पदवी को छोड़ देगी। और उसके बाद क्योंकि राजमहल का रूल है कि यहाँ पर हमेशा ही उसका एक वारिस इस पद पर आकर बैठता है, तो क्योंकि राजमहल के पास कोई और वारिस नहीं है लतिका को छोड़कर, इसलिए कवि नालिशा की बेटी लतिका ही फिर उस राजमहल की आने वाली रानी होगी। और जब तक प्रिंसेस लतिका बड़ी होगी तब तक उस राजमहल को मैं संभाल लूंगा, मैं उसे बड़े ही अच्छे से संभालूंगा। और उसके बाद मैं राजमहल को अपने हाथों में लेने के बाद मैं अपने हाथों से ही कवि नालिशा को जान से मार दूंगा, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। राजीव की ये बात सुनकर अब दमयंती एकदम से ही बौखला जाती है और अब दमयंती कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लतिका का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए नहीं करोगे। खबरदार आरजे, अगर तुमने इसके बारे में दोबारा मुझसे बात भी की तो ऐसा करने के बारे में तो सोचना भी मत। वो मेरी बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे किसी भी ऐसे मकसद के लिए यूज करूं। दमयंती की ये बात सुनकर अब राजीव का गुस्सा, जो वो पहले ही करण से बात करने के बाद दबाए हुए था, अब एकदम से उसका गुस्सा बाहर निकलता है। लेकिन अभी क्योंकि उसे अंजलि मल्होत्रा से मिलने के लिए जाना था तो इसलिए वो अभी अपने गुस्से को ऐसे ही नहीं दिखाना चाहता था और वो यहाँ पर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए अब वो शीला की तरफ देखता है और अब वो शीला से कहता है, शीला जरा इसके दिमाग को समझाओ, इसे समझाओ कि ये क्या कह रही है। और ये कहते हुए अब राजीव अपने पैलेस से बाहर निकल जाता है। यहाँ राजीव को ऐसे देखकर जाता हुआ अब शीला कहती है कि आखिर ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है, क्योंकि तैयार तो ये पहले भी रहता था, लेकिन जिस तरह से आज ये तैयार होकर जा रहा है वो तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। आखिर दमयंती इसके दिमाग में चल क्या रहा है। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती, जो कि राजीव गुलेरिया की बात से पहले ही बौखलाई हुई थी, वो अब दमयंती देवी कहती है, भला मुझे इसके बारे में क्या पता होगा, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। और वैसे भी मेरे उससे ये चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि इसके दिमाग में हमेशा ही बस राजमहल में घुसने की लगी रहती है, इसे रिश्तों के बारे में भी खबर नहीं है। और वो अब अपने मन में ही यही सोचती है कि बस एक बार मुझे मेरी लतिका मिल जाए, फिर तो मैं ये सब छोड़कर उसे यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। मेरी बच्ची मेरी पूरी ही दुनिया होगी। मैं भले ही एक अच्छी माँ क्यों ना बन पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं लतिका की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। दमयंती अब अपने मन ही मन में सोचती है कि काश उसने अपनी बेटी लच्छो की परवरिश को अच्छे से किया होता तो शायद आज उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने होती। अगर उसने उसे ये बुराई का पाठ नहीं पढ़ाया होता तो आज उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने होती और वो इस तरह से अपनी बेटी के लिए तड़प नहीं रही होती। लेकिन वो अब अपने आप से अंदर ही अंदर एक वादा करती है कि जब मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन इस समय एक बार बस मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, उसके बाद तो उसकी परवरिश में मैं किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली हूँ।
अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए अब दमयंती अपने लैपटॉप पर को खोलती है और अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए वो रानी आलिशा को एक ईमेल टाइप कर देती है। जब वो उस ईमेल को टाइप कर देती है तो उसमें एक लंबा सा मैसेज टाइप करते हुए उसे सेंड कर देती है और वो अब अपने मन में ही सोचती है कि रानी साहिबा ही खुद लतिका को मुझे सौंप देंगी, क्योंकि वो अब अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि जो ईमेल मैंने भेजा है उसे देखने के बाद तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फिर तो मेरी बेटी मेरे पास ही आ जाएगी। वहां दूसरी तरफ अब तक अनिका के साथ सभी अब तक उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जो लोकेशन यहाँ पर आकाश गुलेरिया ने अंजलि के फोन से आरजे को भी सेंड की थी। आकाश गुलेरिया अब यहाँ पर आने के बाद अब कविनालिशा से पूछता है कि हमारी टेबल कौन सी है, क्या आपने बुक की थी। आकाश की ये बात सुनकर अब आलिशा कहती है कि टेरेस पर है, जस्ट फॉलो मी। ये कहते हुए ही कविनालिशा अब टेरेस की तरफ जाने लगती हैं और उनके पीछे पीछे यहाँ पर आकाश, मयूर, अनिका और अंजलि मामी भी जाने लगते हैं। मयूर अब आकाश के कान में अब धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यार आकाश, हमारी बहन ठीक तो है ना, मुझे उसकी चिंता हो रही है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि वो अब तक रोहित की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है। तुम खुद ही देखो ना, अब तक तो हमें मिस्टर मारवा की बॉडी भी नहीं मिली है जिससे हम अपनी बहन को यकीन दिला सकें, और मुझे लगता है जब तक वो अपनी आंखों से उनकी बॉडी को अब नहीं देख लेगी तब तक शायद उन्हें हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया के चेहरे पर भी परेशानी थी, लेकिन अब आकाश गुलेरिया फुसफुसाते हुए कहता है कि मयूर, अभी कुछ मत कहो, क्योंकि अनिका हमारे पीछे पीछे ही है। अगर उसने हमारी बातों को सुन लिया तो वो हमारे बारे में पता नहीं क्या ही सोचेगी। हम पहले पैलेस में जाते हैं, फिर पैलेस में पहुंचने के बाद ही हम पापा से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब तो शायद पापा ही अनिका को अच्छी तरह से तसल्ली दिला सकते हैं, क्योंकि अनिका का मिस्टर मारवा के बारे में सच जानना और उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। इधर आकाश और मयूर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो जो बात अभी उसके आगे फुसफुसा रहे थे वो अनिका अच्छे से सुन पा रही थी, क्योंकि अनिका के अंदर सुनने की क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। अनिका तो दूर हो रही बातों को भी बड़ी ही आसानी से सुन लेती थी, ये तो बस उसके साथ ही फुसफुसा रहे थे। अनिका आकाश और मयूर दोनों की ही बातों को सुनती है और अब वो भी यही सोच ही रही थी कि कहीं उसके ये दोनों ही भाई उसे पागल तो नहीं समझ रहे ना, क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि इन्हें मैं शायद पागल दिखाई दे रही हूँ। कुछ ही देर में अब वो सभी अब धीरे धीरे चलते हुए अब टेरेस पर आ जाते हैं और कविनालिशा अब उन्हें एक टेबल की तरफ इशारा करती है और अब वो उस टेबल के पास जाती है और वो वहां पर जाने के बाद वो सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब कविनालिशा अंजलि मल्होत्रा से कहती है, मिसेज अंजलि मल्होत्रा, ये टेबल आपके लिए है। कविनालिशा की ये बात सुनकर अंजलि मल्होत्रा को हैरानी तो जरूर होती है कि आखिर ये टेबल अकेली उसके लिए ही क्यों है, क्योंकि ये सभी तो साथ में लंच करने के लिए आए हैं। इसलिए अब उसकी बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है कि रानी साहिबा, सिर्फ मेरे लिए, आपका मतलब है कि आपका मतलब ये होना चाहिए ना कि हम सब के लिए, मैं अकेली थोड़ी ना यहाँ पर लंच करने वाली हूँ। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब आकाश बात को टालते हुए कहता है कि आप यहीं पर बैठिए, तब तक रानी साहिबा हम सभी को ही पूरा का पूरा रेस्टोरेंट दिखाने वाली है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट शायद इनके किन्हीं जानकार का है। रानी साहिबा ने अपनी बातों में कई बार हमें इस रेस्टोरेंट के किस्से सुनाए हैं, इसलिए हमारा भी बड़ा ही मन हो रहा है कि एक बार हम इस पूरे ही रेस्टोरेंट को घूम कर देख के आएं। और मेरा ख्याल है कि आपकी आज की वॉकिंग आज काफी हो चुकी है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको और चलना चाहिए। और अगर आप आगे भी चलना चाहती हैं तो प्लीज एक बार आप अनिका से पूछ लीजिए, क्योंकि अनिका ने ही आपका ट्रीटमेंट किया है। आकाश ने ये बात अंजलि मामी को वहीं पर बैठने के लिए ही कह दी थी, क्योंकि आकाश नहीं चाहता था कि अंजलि मामी उनके साथ अब और भी आगे जाए। ये कहते हुए ही अब आकाश अनिका को की तरफ देखने लग जाता है ताकि अनिका अब इस बात को और भी आगे संभाले, इसलिए अपने भाई को ऐसे देखकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है।
बच्चों की बात को सुनकर अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो टेबल के पास जाकर बैठ जाती हैं और आकाश गुलेरिया कवीना आलिशा की तरफ अब इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि अब अगर हम यहाँ नहीं बैठ रहे हैं तो अब हम इतनी देर तक कहाँ बैठेंगे। कवीना आलिशा भी अब आकाश को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए ही अब वहाँ पर जाने के लिए कहती है। अंजलि मामी को अब सभी ये कहते हैं कि वो बस थोड़ी ही देर में वापिस आते हैं, तब तक वो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आराम करें। बच्चों की बात को सुनकर अब अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अंजलि मामी भी इस बात से एग्री कर रही थी कि आज की उनकी वॉकिंग सच में ही ज्यादा हो गई है। जब से उसका ट्रीटमेंट हुआ है तब से वो वहाँ पर पैलेस में अंदर ही अंदर रहती थी और वहाँ पर थोड़ी बहुत ही चलती फिरती थी, लेकिन क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं कर पाई है, इसलिए जितनी आज उसने वॉकिंग की है वो उसके लिए जरूरत से ज्यादा है। इसलिए अगर वो और भी ज्यादा वॉकिंग करेंगी तो उसके लिए शायद वो ठीक नहीं होगा, वो शायद उसके लिए पेनफुल हो सकता है। इसलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था यहाँ पर बैठने का। इसलिए वो अंजलि मामी को वहां पर बिठाने के बाद फिर वो चारों ही आलिशा के बताए हुए अब रूम में चले जाते हैं। जैसे ही अब वो रूम की तरफ जाते हैं वो देखते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़ा रॉयल रूम था। ये यहाँ पर बिल्कुल कवीना आलिशा के ओहदे के हिसाब से था और शायद ये रॉयल फैमिली के लिए ही टेरेस पर एक अलग से बनाया गया हुआ रूम था। ये मयूर जैसे ही अब उस रूम के अंदर जाता है तब वो अनिका से कहता है, क्या इस रूम में सिर्फ हम 4 लोग ही रहेंगे? मयूर गुलेरिया की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये 4 ही लोगों का है। मैं एक बार यहाँ पर मिस्टर मारवा के साथ आई हूँ और हम सिर्फ 2 लोग ही थे इसमें। वैसे हम अगर हम चाहें तो अगर तुम चाहो तो तुम राजलक्ष्मी के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो, तुम उसके साथ कोई टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, इससे शायद राजलक्ष्मी को भी खुशी होगी। तुम दोनों का एक अच्छा वेकेशन भी हो जाएगा और इस बहाने से तुम यहाँ पर पेरिस में भी घूम सकते हो। अपनी बहन की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया एकदम से ही इरिटेट होता है और वो अपने गुस्से को दबाते हुए वो कहता है, अनिका, राजलक्ष्मी का तो तुम नाम ही मत लो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि राजलक्ष्मी ने मुझे कितना परेशान किया हुआ है। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं इतने टाइम से अभी तक यहाँ हूँ। अगर अब तक मैं इंडिया होता तो जब मैं इंडिया जाऊंगा तो पता नहीं वो मेरा क्या ही हाल करेंगी। डेली तो उसके फोन आते रहते हैं कि मैं इंडिया वापस कब जाने वाला हूँ। वो तो मैं ही उसके फोन को इग्नोर करके कई बार तो मैं उसके फोन को उठाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो झांसी की रानी मेरा क्या हाल करने वाली है इसका अंदाजा तो मुझे पहले से ही हो गया है। मयूर की ये बात सुनकर अब अनिका की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि अब उसे अपने भाई के ऊपर तरस आ रहा था। कुछ ही देर में अब वो चारों भी वहां पर रूम में लगी हुई एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उस टेबल पर बैठने के बाद अब आकाश आलिशा से कहता है कि हम तो अब यहाँ पर रानी साहिबा इस रूम में बैठ गए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिसेज अंजलि मल्होत्रा से मिलने के लिए कौन आया है? आकाश की इस बात का इससे पहले कि आलिशा कोई भी जवाब देती उससे पहले ही अब अनिका ने कहा, अगर तुम्हें अंजलि मामी को देखना ही है तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। तुम उस विंडो के पास जाओ और वहां से उस पर्दे को हटाकर जब तुम बाहर की तरफ देखोगे तो तुम्हें साफ साफ वहां पर अंजलि मामी दिख जाएगी, क्योंकि इस विंडो में कांच ऐसा है कि इस विंडो से तुम्हें बाहर का नजारा तो देख सकते हो, लेकिन बाहर से बैठा हुआ आदमी अंदर कमरे में मौजूद लोगों को नहीं देख सकता है। अनिका यहाँ पर जिस तरह से आकाश गुलेरिया को ये सब बता रही थी उससे वो सब उसके तरफ हैरानी से देख रहे थे कि आखिर अनिका को इन सब बातों के बारे में पता कैसे है। इसलिए वो सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। अनिका भी अब उन सब की हैरानी को अच्छी तरह से समझ रही थी।